गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है फरवरी 24 2024 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे करने वाले हैं। आज देखिए नंबर ऑफ टॉपिक्स बहुत ही कम है, जिसमें सिर्फ 4 ही टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं। जिसमें से जो नया टॉपिक है वो है रायसीना डायलॉग जो अभी चल रहा है। सरोगेसी वाला टॉपिक थोड़ा पुराना ही है, इसको थोड़ा हम लोग रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने पुराने कानून के अंदर कुछ चेंजेस किए हैं। इंपॉर्टेंट चेंजेस है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा कोरोनल मास इजेक्शन क्या होता है, ये बिल्कुल नया टॉपिक है। ये साइंस एंड टेक वाले पर्सपेक्टिव से कवर करेंगे, ज्यादातर ये आपका प्रीलिम्स को कवर करेगा। उसके अलावा हमारा जो एडिटोरियल है, एडिटोरियल लिख देता हूँ यहाँ पे। एडिटोरियल है वो बात करता है ग्रोथ के बारे में, इश्यूज के बारे में, सॉल्यूशंस के बारे में। हालांकि इसके अंदर कोई ऐसा बहुत ज्यादा ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपको शायद पहले ना पता हो, लेकिन फिर भी अगर आप इसको डिस्कशन को करोगे तो अच्छा लगेगा। और आपकी जो मेंस की कंटेंट है उसको एनरिच करता है और आप अपने नोट्स के अंदर भी उसको अपग्रेड कर सकते हो। ठीक है जी। चलिए, आज है सैटरडे का दिन और आज हमारी होने वाली है वीकेंड की जो करंट अफेयर की क्लास होती है, जिसमें पूरे पिछले हफ्ते का हम लोग करंट अफेयर कवर करते हैं मेंस और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। आपके लिए ये ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो, क्योंकि 2 साल का करंट अफेयर काम तो तैयार किए बिना काम चलेगा ही नहीं, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। तो अगर आप हर हफ्ते भी करंट अफेयर कवर करते रहते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी अच्छी खासी पकड़ हो जाती है करंट अफेयर्स के ऊपर। ये क्यूआर कोड आप स्कैन कर सकते हो, इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप SC1000 वहाँ पे अगर आप कोड अप्लाई करते हो तो 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट जो है आपको वैसे भी मेरी तरफ से दे दिया जाएगा। चलिए जी, तो बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे। देखिए क्या लिखा हुआ है, पापा डिटेक्ट्स सोलर विंड इम्पैक्ट ऑफ कोरोनल मास इंजेक्शन। अब इस पापा का मतलब क्या है? पापा का मतलब है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। जो आदित्य वर्ल्ड मिशन L1 मिशन हम लोगों ने जो लॉन्च किया है, किसको स्टडी करने के लिए? सन को स्टडी करने के लिए। तो उसने अपनी फाइनल ऑब्जर्वेशंस, अपनी फाइंडिंग्स को भेजना अर्थ के ऊपर शुरू कर दिया है। ठीक है। तो पापा इज एन एनर्जी एंड मास एनालाइजर designed for in situ measurements of solar wind electrons and ions in the low energy range। ठीक है जी। इन situ का मतलब क्या होता है? इन situ का मतलब है ऑन द स्पॉट। ठीक है। आपने शायद बायोडाइवर्सिटी के कॉन्टेक्स्ट में ही कभी पढ़ा होगा, जहां पे हम लोग बायोडाइवर्सिटी को 2 तरह से कंजर्व कर सकते हैं, इन situ कर सकते हैं और एक्स situ कर सकते हैं। राइट, आपने शायद ये कभी पढ़ा हो तो। इन सिटू मतलब जैसे हमारे नेशनल पार्क्स होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, वो सब बायोडाइवर्सिटी को ऑन द स्पॉट कंजर्व करने के तरीके होते हैं। एक्स सिटू में जैसे आपके जू हो गए, बोटानिकल गार्डन्स हो गए, सीड बैंक्स वगैरह हो गए, वो सब रहता है। तो ये जो हमारा प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य है पापा जिसको बोला जा रहा है, ये इन सिटू मेजरमेंट करता है। मतलब सन से जो भी रेडिएशंस आती हैं, लो एनर्जी रेडिएशन स्पेशली, ठीक है, उनको ऑब्जर्व करता है, कैलकुलेट करता है और अर्थ के ऊपर अपनी फाइंडिंग्स को भेजता है। लेकिन ये कैसे भेजेगा? ये भेजता है सेंसर्स के द्वारा। तो वहां पे 2 सेंसर्स लगे हुए हैं। पहले सेंसर को बोला जाता है स्वीप। स्वीप मतलब द सोलर विंड इलेक्ट्रॉन एनर्जी प्रोब, इसे स्वीप कहा जाता है। जो कि 10 इलेक्ट्रॉन से लेके 30 kVe तक जो है रेंज की एनर्जी को मेजर करता है। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास आता है सोलर विंड आयन कंपोजिशन एनालाइजर, जिसे बोला जाता है SWICER। ये जो करता है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक मास को जो इंजेक्ट करता है सन, वहां से उसको स्टडी करता है। मतलब जो सन होता है हमारा बहुत सारी रेडिएशंस को इंजेक्ट करता रहता है। यहाँ पे हमारा आदित्य है और इनको पकड़ता है, वो ऑब्जर्व करता है और अर्थ के ऊपर जो है अपनी ऑब्जर्वेशन को भेज देता है। उसके अलावा जो सोलर विंड की डायरेक्शंस वगैरह होती हैं उसको भी कर सकता है। तो इसने डिटेक्ट किया है CME। ठीक है, इसने डिटेक्ट किया है CME। CME का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो मास इंजेक्शन होती है, जो हमारा जो सन होता है वहां से एक मास इंजेक्शन होता है जिसे कोरोनल मास इंजेक्शन बोलते हैं, CME उसको कहा जाता है। ये होता क्या, आपको बताता हूं मैं। देखिए, जैसे हमारा ये सन है, पहले ये देख लीजिए आप जरा। सन के भी अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे हमारी अर्थ के पार्ट होते हैं, हमारी अर्थ की कोर होती है, मेंटल होता है, क्रस्ट होता है। उसी तरह से सन का जो आउटर एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। ये देखिए, ये सन का जो आउटर एटमॉस्फेयर है,
इस सन के आउटर एटमॉस्फेयर को बोला जाता है कोरोना। ठीक है जी। द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कोरोना। ठीक है, जब टोटल एक्लिप्स होता है ना, जब मून पूरी तरह से सन को कवर कर देता है, एक्लिप्स के दौरान जब सूर्य ग्रहण होता है, तब आपको ये कोरोना दिखाई देता है। ठीक है। कोरोना जो है वो मिलियंस ऑफ किलोमीटर तक फैला होता है स्पेस के अंदर। ठीक है। अब ये जो हमारा मिशन है आदित्य, इसने कोरोनल मास इंजेक्शन को स्टडी किया, विंड की जो डायरेक्शन है, सोलर जो विंड्स होती हैं उनको स्टडी किया, अर्थ के ऊपर क्या उसका इम्पैक्ट होता है उसको स्टडी किया। तो कोरोनल मास इंजेक्शन क्या होता है? दीज आर द मैसिव प्लाज्मा एंड मैग्नेटिक फील्ड एक्सपल्जन्स। प्लाज्मा क्या होता है आपको पता होना चाहिए। प्लाज्मा एक बहुत ही ज्यादा आयनाइज्ड इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एलिमेंट्स होते हैं, जो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे होते हैं। बिकॉज बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर जब हमारे एटम्स को मिलता है तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं, तो प्लाज्मा स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो सन का मैग्नेटिक फील्ड होता है जब वो अनस्टेबल हो जाता है, या जो सन के अंदर जो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत स्पीड के साथ जो है रिलीज होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कोरोनल मास इंजेक्शन इजेक्शन। वहां से इजेक्ट होते हैं बहुत स्पीड के साथ। ठीक है, इसको कहा जाता है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, हैवी आयंस वगैरह वो सब होते हैं, और ये हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट बनता है। ये जब जो इजेक्शन की जाती है सन के द्वारा, ये फिर बाद में अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करती है। ठीक है। तो इसका मेन रीजन क्या है? हालांकि इसका एग्जैक्ट रीजन हमें पता नहीं है कोरोनल मास इजेक्शन का, बट फिर भी ये कहा जाता है कि जब सन का मैग्नेटिक फील्ड अनस्टेबल हो जाता है तो शायद उसकी वजह से निकलते होंगे। एग्जैक्टली किसी को भी नहीं पता है, तो यूपीएससी यहाँ से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, बट यस देयर कैन बी सम थियरीज दे टेल दैट बिकॉज ऑफ द अनस्टेबिलिटी ऑफ द सन्स मैग्नेटिक फील्ड दिस हाई स्पीड इजेक्शन ऑफ सोलर विंड्स एक्चुअली रिलीज फ्रॉम द सन। आप ये कह सकते हो। अब इससे होगा क्या? इससे क्या हो सकता है अर्थ के ऊपर? अर्थ के ऊपर ना काफी डिस्टरबेंस हो सकती है। जब अचानक से सन से इतनी हाई एनर्जी रेडिएशंस निकलेंगी, तो ये हमारे सैटेलाइट कम्युनिकेशन के साथ इंटरफेयर कर सकता है। ठीक है। हमारे नेविगेशन सिस्टम के साथ जो है वो उसको डिस्टर्ब कर सकता है। इवन हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, ठीक है, उनको भी नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है, क्योंकि वो हाई एनर्जी रेडिएशन के कांटेक्ट में आएंगे और उनको इंपैक्ट कर सकता है। राइट। जो हाई ऑल्टीट्यूड फ्लाइट्स होती हैं उनको भी नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है, उनके रडार वगैरह के साथ छेड़खानी कर सकता है, कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ जो है खराब हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है जी, डेफिनेटली। ये जब हाई एनर्जी रेडिएशंस अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करती हैं, तो कुछ बहुत ही बढ़िया खूबसूरत से डिस्प्ले जो है हमें नजर आते हैं, जिसे ऑरोराज कहते हैं। आपको पता ही होगा अगर हमने थोड़ा बहुत एनसीईआरटी पढ़ा है, तो हमारे नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर बहुत ही अच्छी ग्रीन, पर्पल, डिफरेंट कलर की लाइट्स कभी कभी दिखाई देती हैं, जिन्हें नदर्न लाइट्स भी कहते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, जो सन से हाई एनर्जी रेडिएशंस आती हैं, वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ जब रिएक्शन करती है तो वहां पे उसको आपको देखने को मिलता है। यूजली ये नॉर्थ और सदर्न हेमिस्फीयर में होता है, बट ऐसा नहीं है, कहीं जगह पे भी हो सकता है, जैसे लद्दाख के अंदर रिसेंटली जो है उसको डिस्कवर किया गया था। तो ये है कोरोनल मास इंजेक्शन। क्या होता है ब्रीफली बता देता हूँ। सन से बहुत हाई एनर्जी रेडिएशंस निकलती हैं, ठीक है, उसके कोरोना से, जिसे कोरोनल मास इंजेक्शन कहते हैं। यहाँ पे हमारी अर्थ है, अर्थ का ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये जो हाई एनर्जी रेडिएशंस हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ कांटेक्ट करती हैं, हमारा सैटेलाइट सिस्टम से डिस्टर्ब हो सकता है, जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, नेविगेशन सिस्टम डिस्ट्रॉय हो सकता है, और ये जो है डिस्प्लेज करते हैं ऑरोराज, जो कि नदर्न हेमिस्फीयर में इनको बोलते हैं ऑरोरा बोरियोलिस, सदर्न हेमिस्फीयर में इसको बोलते हैं ऑरोरिया ऑस्ट्रेलिस, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमिस्फीयर में है। राइट। तो वो उससे आप इसे कांटेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा देख सकते हैं। तो ये हमारा सन है। सन के अंदर जो है हमारा सन का फोटोस्फीयर होता है, क्रोमोस्फीयर होता है, और कोरोना होता है, जो कोरोना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्रोमोस्फीयर क्या होता है सन का? क्रोमोस्फीयर जो है हमारे सन के अंदर 3 लेयर्स होती हैं, तो क्रोमोस्फीयर जो है इसके अंदर से सेकंड लेयर है। ठीक है। जो फोटोस्फीयर है वो लोएस्ट लेयर है। लोवेस्ट लेयर आएगी आपकी सोलर फोटोस्फीयर, दूसरे नंबर पर आती है क्रोमोस्फीयर, तीसरे नंबर पर आती है कोरोना, जो उसके एटमॉस्फेयर का पार्ट होता है। ठीक है। तो ये 3 लेयर्स आपने याद रखनी है। जैसे हमारी अर्थ के अंदर 3 लेयर्स होती हैं। सबसे अंदर वाली लेयर हमारी कोर होती है, फिर मेंटल होती है, फिर क्रस्ट होती है, और अगर आप थोड़ा और ऊपर जाओगे तो हमारा एटमॉस्फेयर भी होता है। ठीक है। तो ये नीचे से जब ऊपर कोर ऑफ द अर्थ
से आप एटमॉस्फेयर तक जाते हो तो डेंसिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सन के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से। आपको पूछ सकता है जो क्रोमोस्फेयर का टेम्परेचर होता है वो अराउंड 10,000 केल्विन होता है। जो फोटोस्फेयर का टेम्परेचर होता है दैट इज अराउंड 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, बस। ठीक है जी, आगे बढ़े। सेंटर अमेंड्स सरोगेसी रूल्स अलाउ कपल टू यूज डोनर गैमेट्स। देखिए, काफी डिमांड इसकी चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये भी केस गया हुआ था। और सुप्रीम कोर्ट, और आपको अच्छे से पता है कि हमारे जो सरोगेसी लॉ एग्जिस्ट करता है वहां पे जो सिंगल वीमेन होती हैं उनको सरोगेसी अलाउड नहीं होती है, राइट। आपको या तो डिवोर्सी होना पड़ेगा या आपको विडो होना पड़ेगा, तब आप जो है करवा सकते हो। अब एक तो इस सिंगल वीमेन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। अभी सरकार का जवाब इसमें क्या आएगा वो एक अलग बात है, बट फिलहाल हम लोगों ने यहाँ पे कुछ रूल चेंजेस किए हैं। देखिए, हस्बैंड और वाइफ हैं, ठीक है, इनका जो है बेबी नहीं हो रहा है। ठीक है, मान लो, आप मान को चलिए कि वाइफ जो है उसके अंदर मान लो कुछ इश्यूज हैं, या हस्बैंड के अंदर कुछ इश्यूज हैं, उनमें से कोई एक इनफर्टाइल है जिसकी वजह से बेबी नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो है एक सरोगेसी मदर है। ठीक है, सरोगेसी मदर है। अब प्रेजेंट लॉ क्या कहता है? प्रेजेंट लॉ ये कहता है कि जो मैरिड कपल है, अगर वो सरोगेसी से बच्चा चाहते हैं इस फीमेल से, ठीक है, तो उसमें जो गैमेट होता है ना, गैमेट, गैमेट जो है यहीं से आना चाहिए। स्पर्म्स कहीं और से आ सकता है, गैमेट यहां से आना चाहिए। ये प्रेजेंट लॉ कहता है। लेकिन इसके अंदर चेंजेस कर दिए गए। यूनियन गवर्नमेंट ने रूल चेंज करके ये कर दिया है दैट बोथ गैमेट्स नीड नॉट कम फ्रॉम द मैरिड कपल इन केस दे आर सर्टिफाइड एज सफरिंग फ्रॉम अ मेडिकल कंडीशंस। As per the latest amendment, the couple can have a child born through surrogacy, but must have at least one gamete from the intending couple. पहले ये कहा जाता था कि जो गैमेट्स होते हैं ना वो यहीं से आएंगे, तब जाके जो है आप सरोगेसी से अवेल कर सकते हो। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर इनके साथ कुछ मेडिकल कंडीशन है और अपना गैमेट प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं, तो डोनर से भी गैमेट लिया जा सकता है, जो आउटसाइड कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, उससे भी आप सरोगेसी अवेल कर सकते हो। तो ये एक रूल है। तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे थे इंडिया में, कपल्स ऐसे थे जिनकी मेडिकल कंडीशन थी, लेकिन वो सरोगेसी से बच्चा पैदा करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे क्योंकि उनका जो गैमेट है वो अवेलेबल नहीं करवा पा रहे थे, मेडिकल कंडीशंस हो रखी थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। थर्ड पर्सन से, जो डोनर जिसको बोला जाता है, वहां से भी आप स्पर्म ले सकते हो, गैमेट्स ले सकते हो और सरोगेसी से बेबी कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा जो सिंगल वीमेन है, मतलब विडो और डिवोर्सी की बात यहाँ पे हो रही है, अनमैरिड की बात नहीं हो रही है। ठीक है, अ सिंगल वीमेन अंडरगोइंग सरोगेसी मस्ट यूज सेल्फ एग्स एंड डोनर स्पर्म्स टू अवेल सरोगेसी प्रोसीजर्स। ठीक है, जो सिंगल मदर है, मतलब सिंगल वीमेन है, अगर वो सरोगेसी से बच्चा चाहती है, जो विडो है और डिवोर्सी है, उसको अपने ही एग्स देने पड़ेंगे और स्पर्म्स किसी और के हो सकते हैं। ठीक है, एग्स खुद के देने पड़ेंगे, जरूरी है। स्पर्म्स किसी थर्ड पर्सन के हो सकते हैं, सरोगेसी मदर से आप कर सकते हो। ठीक है, ये दो रूल हैं बेसिकली। ठीक है, मैरिड कपल के लिए अलग रूल है, सिंगल डिवोर्सी के लिए अलग रूल है। इसको अपना एग खुद देना पड़ेगा, स्पर्म जो है आप कहीं और से ले सकते हो, फिर जाके आप सरोगेसी अवेल कर सकते हो। इस केस में आपको पहले गैमेट देना जरूरी था दोनों को, अब नहीं देना है। अगर मेडिकल कंडीशन है तो वो बाहर से लेके सरोगेसी की जा सकती है। तो ये बेसिकली रूल यहाँ पे बनाया है। सिंगल मदर के लिए जो है फिलहाल अलाउड नहीं है इंडिया में सरोगेसी, क्योंकि आपको पता है थोड़े दिन पहले भी हम लोगों ने आर्टिकल किया था, देयर वाज अ 44-year वुमन इन दिल्ली एंड शी यूज्ड टू बी अ सीईओ ऑफ एमएनसी कंपनी की सीईओ थी। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये पीआईएल फाइल की थी कि साहब मुझे भी सरोगेसी से बेबी पैदा करना है। पहले आई वाज बिजी इन मेकिंग माय करियर बट राइट नाउ आई रियलाइज दैट आई नीड टू हैव अ फैमिली। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय ये कह दिया था कि देखो, आप हर चीज नहीं मिल सकती आपको, ये कोई वेस्टर्न कंट्री नहीं है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे बेबी चाहिए तो यस यू शुड हैव अ पार्टनर, ऐसा कोर्ट ने कहा था। बट कोर्ट ने अभी गवर्नमेंट से पूछा है कि सब सिंगल मदर के बारे में आपका क्या विचार है, क्या सिंगल मदर को आप सरोगेसी के अंदर डाल सकते हो? तो वो अभी एक इंटरेस्टिंग चीज है। फिलहाल विडो और डिवोर्सी के लिए अलाउड है, लेकिन अनमैरिड वीमन के लिए अलाउ नहीं है। ठीक है, तो कंडीशंस क्या है किस केस में सरोगेसी परमिट की जा सकती है? या तो मेडिकली आप इनफर्टाइल हो, ऑल्ट्रिस्टिक केसेस में डाली जा सकती है।
ठीक है। कमर्शियल पर्पज के लिए नहीं हो सकती किसी भी तरह से। ऑल्ट्रिस्टिक पर्पज मतलब जैसे अभी कोई क्लोज रिलेटिव हैं, आपकी बुआ हैं, सिस्टर हैं, कोई भी आपके आसपास आंटी हैं, वो आपको सरोगेसी करके बच्चा दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सेल के लिए, प्रोस्टिट्यूशन के लिए सरोगेसी ऑफ कोर्स अलाउड हो ही नहीं सकती किसी भी केस में, राइट। उसके अलावा फॉर एनी कंडीशन और डिसीज स्पेसिफाइड थ्रू द रेगुलेशंस, ठीक है। कोई अगर आपको ऐसी कोई बीमारी है तो उस केस में भी आपको नहीं किया जा सकता। 25 से 35 ईयर ओल्ड जो वीमेन है ओनली वही सरोगेसी कर सकती हैं। ऐसी वुमेन ही सरोगेट मदर बन सकती है जो कि मैरिड होती है, अनमैरिड नहीं हो सकती है। वो मैरिड भी होनी चाहिए, उसका खुद का एक बेबी भी होना चाहिए। ठीक है। आप फर्स्ट टाइम सरोगेट नहीं बन सकती हो, आप खुद का बेबी होगा, नेक्स्ट सेकंड टाइम आप बन सकते हो, थर्ड टाइम आप बन सकते हो। ठीक है। क्लोज रिलेटिव होने चाहिए जो कपल को सरोगेसी करेंगे, तो ये ऐसा होता है। सरोगेट मदर कैन नॉट प्रोवाइड हर गैमेट फॉर द सरोगेसी। ठीक है। तो जो जिसके पेट में बच्चा पैदा होगा ना, बढ़ेगा, पलेगा, वो खुद का गैमेट नहीं दे सकती हैं, खुद का गैमेट नहीं दे सकती। गैमेट जो है वो यहीं से आएगा, जो कि इंटेंडिंग कपल्स होते हैं। इसके अंदर चेंजेस किए गए हैं अभी रिसेंटली। ठीक है। तो इसको थोड़ा चेंज कर दिया गया, बस यही है थोड़ा सा। क्रिटिसिज्म तो ऑफ कोर्स इसका बहुत बार होता ही है। ठीक है। क्रिटिसिज्म बहुत केसेस में होता है, पैट्रियार्कल है जी, अनरियलिस्टिक है, एलजीबीटी कम्युनिटी को इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है, सिंगल वीमन को इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है। वो बहुत सारे केसेस यहाँ पे हैं। ठीक है। चलिए, क्योंकि ये मैं पहले करवा चुका हूँ आपको, इसलिए लाइन टू लाइन जाने की जरूरत नहीं है। लिव इन रिलेशन के लिए कुछ इसमें प्रावधान नहीं है, सिंगल पेरेंट्स के लिए कुछ प्रावधान नहीं है। ठीक है। अभी भी कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म है, बट यस, मोर और लेस जो इश्यूज पहले हुआ करते थे सरोगेसी में, वो हम लोग अभी मोर और लेस सोल्व कर दिए हैं। ठीक है जी। चलिए, ग्रे जोन वॉरफेयर, लेटेस्ट एंट्री इन द लेक्सिकन ऑफ द वॉरफेयर। तो अभी रायसीना हिल्स के अंदर डायलॉग चल रहा है, जिसे रायसीना डायलॉग कहते हैं। और वर्ल्ड ओवर रायसीना डायलॉग की काफ़ी इज्जत है भैया। दुनिया भर से लोग यहाँ पे आते हैं, एक्सपर्ट्स आते हैं, ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, पॉलिसी मेकर्स आते हैं, मिनिस्टर्स आते हैं, और वो डिस्कशंस करते हैं एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। इन डिस्कशन से पता चलता है कि वो कंट्री क्या सोचती है दूसरी कंट्री के बारे में, क्या उसकी पॉलिसी डिसीजंस हो सकते हैं फ्यूचर में, वो सब चीज़ें यहाँ पे चलती हैं बेसिकली। तो यहाँ पे हमारे जो सीडीएस हैं, ठीक है, अनिल चौहान जी, इन्होंने इंटरव्यू में ये कहा कि अभी फ्यूचर में क्या होगा और प्रेजेंट में क्या हो रहा है। आर्मी फ्रंट पे डायरेक्ट लड़ने की बजाय, अरे कहाँ चला गया, ठीक है, आर्मीज फ्रंट पे डायरेक्ट लड़ने की बजाय क्या कर रही हैं, ग्रे जोन के अंदर एंट्री कर रही हैं। तो एक नया टर्म है ये, ग्रे जोन वॉरफेयर। जैसे किस तरह से साउथ चाइना सी में होता है, गलवान में हुआ, पेंगोंग त्सो लेक में, देखिए कि गलवान में भी इशू हुआ हमारे पास, लद्दाख में इशू हुआ, पेंगोंग त्सो लेक वाला है ना, होते ही रहते हैं चाइना के साथ इशू। अब ये इश्यूज इतने ज्यादा बड़े नहीं होते हैं कि इंडिया चाइना आमने सामने आ जाए, डायरेक्ट वॉर हो जाए। ठीक है। तो इतने बड़े भी नहीं होते हैं और वो छोटे भी नहीं होते हैं। इसे कहा जाता है ग्रे जोन वॉरफेयर। द ग्रे जोन वॉरफेयर इज अ काइंड ऑफ मिलिट्री एक्शन बिलो अ पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड दैट वुड इनवाइट अ रिस्पॉन्स। मतलब इंडिया चाइना आपस में लड़ नहीं रहे हैं फुल फ्लैज, लेकिन फिर भी इश्यूज चल रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हो, ऐसा इशू क्रिएट करते हो कि एक लाइन क्रॉस नहीं करते हो। आपको पता है ये लाइन आपने क्रॉस कर दी तो पूरा वॉर हो जाएगा, जैसे यूक्रेन और रशिया का पूरा लाइन क्रॉस हो गया। अभी क्या हो रहा है, छेड़खानी तो आपसे की जा रही है, एस्केलेशन हो रही है, लेकिन एक लिमिट के अंदर अंदर एस्केलेशन हो रही है। उसे कहते हैं ग्रे जोन वॉरफेयर। लॉन्ग टर्म में जो है इसका इम्पैक्ट होता है। और ज्यादातर जो ग्रे जोन वॉरफेयर है वो हिस्टोरिकल डिस्प्यूट्स हैं। आप चाहे साउथ चाइना सी में देख लें, ताइवान वाला इशू आप देख लीजिए, ठीक है, वहां पे भी ग्रे जोन वॉरफेयर होता है। ईरान और सऊदी अरेबिया के अंदर पिछले दिनों जो ग्रे जोन एरिया होता है, जैसे हुथी रेबल्स एंड ऑल दैट, रेड सी, उस तरह की चीजें, जो हिमालय के अंदर हुआ इंडिया चाइना के बीच में, दैट काइंड ऑफ थिंग, तो ग्रे जोन वॉरफेयर के अंदर में आता है। तो ये बात इन्होंने कहाँ पे बोली, रायसीना डायलॉग के दौरान इन्होंने बोली है। रायसीना डायलॉग क्या है पता होना चाहिए आपको थोड़ा सा। इट इज अ मल्टीलेटरल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, जिसमें दुनिया भर के बहुत सारे इश्यूज जो ग्लोबल कम्युनिटी फेस करती है उनके बारे में डिस्कस किया जाता है। ठीक है। न्यू दिल्ली के अंदर इसको होस्ट किया जाता है। ठीक है। और इट इज स्ट्रक्चर्ड एज अ मल्टी स्टेक होल्डर क्रॉस सेक्टोरल डिस्कशन, जिसके अंदर कैबिनेट मिनिस्टर्स, फॉरेन मिनिस्टर्स, प्राइवेट सेक्टर एग्जीक्यूटिव्स, मीडिया पर्सन्स, सब लोग इसके अंदर बैठ के काम करते हैं। तो इट इज समथिंग लाइक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बट यहाँ पे सिर्फ इकोनॉमिक मुद्दे ही नहीं, पॉलिटिकल मुद्दे भी जो है डिस्कस किए जाते हैं। और इसको होस्ट किया जाता है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा, ORF के द्वारा, इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है।
ओआरएफ क्या है? ओआरएफ एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है जो कि दिल्ली बेस्ड है, हालांकि इसके सेंटर्स मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता में भी हैं। इसके अंदर जो बेसिकली इट वर्क्स फॉर द फेयर एंड इक्विटेबल वर्ल्ड। ठीक है, तो पॉलिसी को एनालाइज करना, है ना, रिसर्च करना, सजेशंस देना, रिकमेंडेशंस वगैरह करना, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग ना करना, वो सब जो है इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो थोड़ा सा आप ओआरएफ की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, वेबसाइट पे जाकर अगर देखेंगे बहुत सारी डिस्कशन जो है इंटरनेशनल रिलेशन को आपको देखने को मिलेंगी, खासकर डिफेंस वाले सेक्टर में। अच्छी वेबसाइट है, कभी कभी जाके आपको विजिट कर लेनी चाहिए इफ यू आर अ सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट। ठीक है, चलिए जी। चेंजिंग द ग्रोथ पैराडाइम। चेंजिंग द ग्रोथ पैराडाइम जो प्रेजेंट में चल रहा है वो क्या कहता है? वो कहता है भैया जीडीपी पे फोकस करिए। ये ग्रोथ पैराडाइम है जो करंट में चल रहा है। जीडीपी फोकस मतलब करना, आउटपुट पे फोकस करिए। उस आउटपुट को पाने के दौरान आप क्या कर रहे हो वो मैटर नहीं करता है, सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट मैटर करता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ जीडीपी। ठीक है, आपने फैक्ट्री लगाई, उस फैक्ट्री से आपने 1,000 करोड़ रुपीज का टर्नओवर कमाया। अब उस फैक्ट्री के दौरान आपने कितने पेड़ पौधे काटे, कितना सॉइल पोल्यूशन किया, वाटर पोल्यूशन किया, कितनी ह्यूमन हेल्थ को इंपैक्ट किया, वो मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि 1,000 करोड़ कमाए। ये आज का प्रेजेंट का ग्रोथ पैराडाइम है। सर ये कहते हैं कि ये हमें चेंज करना पड़ेगा, जो पूरी दुनिया में ये आउटपुट के लिए दौड़ लग रही है ना, इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो व्हाट इज रॉन्ग विद द करंट इकोनॉमिक पैराडाइम? दिक्कत है एक्सेसिव फोकस ऑन द जीडीपी। जीडी के बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। जीडीपी डजंट टेल यू अबाउट द वीमेन पार्टिसिपेशन। जीडीपी डजंट टेल अस अबाउट द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जीडीपी डजंट टेल अस अबाउट द हेल्थ ऑफ आवर इकोसिस्टम एनवायरनमेंट। ये तो सब नहीं बताता है जीडीपी, लेकिन ये तो हमारे लिए बहुत जरूरी है। जीडीपी डजंट टेल अस अबाउट द एजुकेशन लेवल ऑफ द एट द ग्रास रूट। ये सब ड्रॉबैक्स हैं जीडीपी के। तो सर ये कहते हैं कि दिस इज रॉन्ग विद द करंट ग्रोथ पैराडाइम। वी एक्चुअली एक्सेसिवली फोकसिंग ऑन द जीडीपी ओनली। जीडीपी से आम आदमी का वेलफेयर होगा ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों के हाथ में ही सारा पैसा आ जाए, जीडीपी तो तब भी बढ़ रही है। तो जीडीपी डजंट टेल यू अस अबाउट द वेल बीइंग ऑफ अ पुअर। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो हो रही है, इंडिया इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट अनइक्वल सोसाइटीज इन द वर्ल्ड इन नियर फ्यूचर, जिस तरह से चीजें चल रही हैं, ऐसा इनका मानना है। ठीक है, पुअर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड स्लो अर्बनाइजेशन। प्रेजेंट में जो ग्रोथ है वो क्या कहती है? प्रेजेंट ग्रोथ पैराडाइम ये कहती है अगर आपकी कंट्री ज्यादा अर्बन है तो आप डेवलप्ड हो। अब चाइना को देखें, लगातार अर्बनाइज होता जा रहा है। आप अमेरिका को देखें, वेस्टर्न कंट्रीज को देखें, जो भी ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, सभी अर्बन है। इंडिया आज भी रूरल है। 60% से ज्यादा जनता आज भी इंडिया की गांव में रहती है। ठीक है, 30 के लगभग लगभग आपकी जो है सिर्फ शहरों में रहती है। इंडिया में अर्बनाइजेशन बहुत स्लो हुआ है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन तो इंडिया में बहुत स्लो हुआ है। 1990s के दौरान जो हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग का जो शेयर था जीडीपी में, आज भी उतना ही है। जितनी एम्प्लॉयमेंट तब हो रही थी उतनी ही आज हो रही है। सर्विस सेक्टर का बढ़ रहा है, एग्रीकल्चर का कम हो रहा है, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन आज भी वैसे का वैसा है। ये कुछ इश्यूज हैं इस समय। ठीक है, अब ये कहना कि सर ज्यादातर अर्बनाइजेशन होगा तो तभी हम लोग ग्रोथ करेंगे, हालांकि इस पे भी बहुत सारे काउंटर आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। बट फिलहाल प्रेजेंट में जो हम लोग देख रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 100-150 ईयर्स, वो यही कहता है कि एज अ कंट्री ग्रोज, ठीक है, अर्बनाइजेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। ऐसा देखा जा रहा है। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि भैया पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है वो फॉसिल फ्यूल बेस्ड इकोनॉमी है, राइट? तो फॉसिल फ्यूल इन सारी समस्याओं का जड़ है। लेकिन फॉसिल फ्यूल पे हम इतने डिपेंडेंट हो गए हैं कि हम उसको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, जो आपको अल्टीमेटली छोड़ना पड़ेगा क्योंकि उसके अलावा कोई आपके पास ऑप्शन है नहीं। तो 4 सेक्टर का इन्होंने नाम बताया है। इन्होंने बेसिकली किसी रिसर्च का नाम इन्होंने लिया है, किसी बुक का नाम इन्होंने लिया है, जिसको रेफरेंस देकर इन्होंने 4 चीजें बताई हैं। फॉसिल फ्यूल हमारे लिए क्यों जरूरी है? स्टील, कंक्रीट, वुड और प्लास्टिक। यस, स्टील तो हमें चाहिए ही चाहिए क्योंकि आपको बिल्डिंग्स बनानी है।
आपको रोड्स बनाने हैं, ब्रिजेस बनाने हैं, कंक्रीट ही आपको चाहिए, क्योंकि आपको बिल्डिंग बनानी है, रोड्स बनाने हैं, ब्रिजेस बनाने हैं। क्योंकि अगर बिल्डिंग रोड ब्रिजेस नहीं बनाओगे तो भैया आप ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे? पॉसिबल ही नहीं है बिना ब्रिजेस के, रोड्स के। आप बिल्डिंग नहीं बनाओगे तो भैया हैबिटेशन कैसे होगे, रहोगे कहाँ? और स्टील बनाने में, कंक्रीट बनाने में फॉसिल फ्यूल का यूज होता है बहुत ज्यादा। कोल का यूज होता है, पेट्रोलियम का यूज होता है, नेचुरल गैस का यूज होता है। तो ये पूरी दुनिया ही टिकी हुई फॉसिल फ्यूल के ऊपर है। यस। आप मशीन, पूरी दुनिया में जो मशीनें बनाई जाती है किससे बनाई जा रही हैं? स्टील से बनाई जा रही हैं। ठीक है, मशीनें किसकी? अच्छा, मशीनों को बनाने में भी स्टील का यूज होता है, मशीनों को चलाने में भी फॉसिल फ्यूल का यूज होता है। बिना डीजल के, पेट्रोल के आप कैसे मशीनें चलाओगे? पहले तो मशीन को बनाने में स्टील लगा, फिर मशीनों को चलाने में जो है वो फॉसिल फ्यूल लगा। स्टील को बनाने में फॉसिल फ्यूल यूज हो रहा है। तो फॉसिल फ्यूल के बिना दुनिया कैसे चलेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है, नहीं चल सकती। तो इसीलिए जो है वी रिलाय सो मच ऑन द फॉसिल फ्यूल्स। फिर दो चीजें आती हैं यहाँ पे, फूड और प्लास्टिक। फूड की प्रोडक्शन करने में फॉसिल फ्यूल का यूज हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन, अब यार आप फूड ग्रो करोगे वो खेत से ही थोड़ी अपने आप ही कंज्यूम हो जाएगा, आप मार्केट तक लेके जाओगे ना, कंज्यूमर तक लेके जाओगे ना। वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन में क्या यूज हो रहा है? फॉसिल फ्यूल, ऑब्वियसली, है ना। फूड की प्रोडक्शन में फॉसिल फ्यूल का यूज होता है, क्योंकि जो घर आप खेतों में जो मशीनें चलाते हो, ठीक है, जो मशीनें आप चलाते हो उसके अंदर स्टील यूज होता है, फॉसिल फ्यूल यूज होता है। जो फर्टिलाइजर आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में यूज करते हो, फर्टिलाइजर के रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? फॉसिल फ्यूल से आ रहा है। तो फॉसिल फ्यूल के ऊपर पूरा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री डेवलप है, हमारी खड़ी हुई है। अब आप, अभी आप जो है 200-300 साल पहले जाके वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस तो नहीं कर सकते। फिर तो आपको सारे लोगों को शहरों से निकालना पड़ेगा, गांव में लेके जाना पड़ेगा, कि पुराने तरीके से आप जो है करिए खेती बाड़ी, अपने हाथ से करिए, लेबर से करिए, मशीनों का यूज मत करिए। वो तो आप नहीं कर सकते। तो फॉसिल फ्यूल के ऊपर हमारा पूरा फूड डिपेंडेंट है। फूड के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। इसका मतलब इनडायरेक्टली हम लोग फॉसिल फ्यूल के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। आपने खुद देखा होगा, जब रशिया यूक्रेन वॉर इनिशियल दौर में चल रहा था, तो पूरी दुनिया में क्या हुआ था? फॉसिल फ्यूल के प्राइस बढ़ गए थे। फॉसिल फ्यूल के प्राइस बढ़ने का मतलब क्या हुआ? फर्टिलाइजर के प्राइसेस बढ़ गए। फर्टिलाइजर प्राइसेस का मतलब क्या हुआ? सीधा सीधा एग्रीकल्चर इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन, क्योंकि सब यहीं से चलता है। फिर बात आती है प्लास्टिक की। प्लास्टिक हमारी बैकबोन है। प्लास्टिक के लिए जो रॉ मटेरियल है वो फॉसिल फ्यूल से आ रहा है आपका। प्लास्टिक को यूज किया जाता है बहुत सारी मशीनों की कंस्ट्रक्शन में। आजकल अपनी गाड़ियां देख लीजिए, बाइक देख लीजिए, हर चीज के अंदर प्लास्टिक यूज होती है। प्लास्टिक बिना तो आजकल हम मशीन को इमेजिन भी नहीं कर सकते। हाइजीनिक स्टोरेज के लिए जो पैकेजिंग वगैरह हम लोग करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में प्लास्टिक का यूज किया जाता है। हॉस्पिटल्स में, घरों में, कहाँ नहीं किया जाता? हर जगह प्लास्टिक है। हर जगह आप प्लास्टिक के बिना अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते। मैं भी टेबल पे बैठा हूँ, मेरे आईपैड में, मेरे पेंसिल में, मेरे लैपटॉप में, मोबाइल में, हर जगह आसपास प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। इसके बिना आप कैसे इमेजिन नहीं कर सकते बोलो फिलहाल। और इसके लिए फॉसिल फ्यूल इज अ रॉ मटेरियल। तो ये समस्या है कि फॉसिल फ्यूल हमारी लाइफ में इतना ज्यादा इंटरफेयर कर चुका है, हमारी इतना डिपेंडेंट हो चुके हैं, उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। सॉल्यूशन क्या बताया गया? इलेक्ट्रिकल व्हीकल एंड द सोलर पैनल्स। ये एक सॉल्यूशन बताया गया, लेकिन ये सॉल्यूशन सारी डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर सकता। इसके लिए आपको कई डेकेड्स तक काम करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में सोलर पैनल बनाने में भी प्लास्टिक का यूज होता है। वो बहुत ज्यादा प्लास्टिक फ्री नहीं है। तो कुछ ऑल्टरनेटिव आपको ढूंढना पड़ेगा, जिसके लिए क्या करना पड़ेगा? साइंटिफिक इनोवेशंस करनी पड़ेंगी। उसके बिना काम नहीं चलेगा। और इनोवेशन कोई एक दो दिन में तो होती नहीं है, इनोवेशन में लगता है टाइम। तो एक आपको टाइम देना पड़ेगा, इनोवेशंस करनी पड़ेंगी, और इसके लिए आपको कोलैबोरेशन करना पड़ेगा। क्योंकि अकेले आदमी के बस की बात नहीं है सब कुछ करना, किसी अकेली कंट्री के बस की बात नहीं है। क्योंकि इसमें लगता है भैया बहुत सारा रोकड़ा, पैसा लगता है बहुत ज्यादा। तो एक कंट्री इन्वेस्ट नहीं करना चाहती इन चीजों में, तो हम साथ आगे काम कर सकते हैं, राइट। क्लाइमेट के जो डिस्कशंस हो रहे हैं उनको तो खास आउटकम आ नहीं रहा है, तो एटलीस्ट आप इनोवेशन से ही कुछ कर लीजिए। आप प्लास्टिक का ये ऑल्टरनेटिव बना लीजिए जो हेल्दी हो एनवायरमेंट के लिए। कोशिश कर रहे हैं हम लोग, बट ठीक है, अभी ऐसा कोई लार्ज स्केल इनोवेशन नहीं हुआ है कि सस्ते में हम लोग प्लास्टिक को रिप्लेस कर दें। तो इन्होंने क्या सोल्यूशन बताए हैं? हालांकि इन्होंने कोई खास सोल्यूशन बताए नहीं है, इन्होंने सिर्फ प्रॉब्लम्स बताई हैं, ठीक है। और यही आज के टाइम पे मोस्टली जो क्रिटिक्स होते हैं, पॉलिसी मेकर्स होते हैं, वो प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं,
सॉल्यूशन बताने में किसी को कोई खास, और सॉल्यूशन बताएंगे भी तो ऐसा सॉल्यूशन बताएंगे जो बहुत वेग होगा, बहुत जनरल सॉल्यूशन बताते हैं। आप पर्टिकुलर प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताइए कि जिसको किया भी जा सके, है ना? वो नहीं बता रहे हैं। तो इनका कहना है कि सर स्ट्रेंथन रूरल इकोनॉमीज, बट हाउ वी डोंट नो। कैसे करें रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन? इन्होंने कहा है गांधीन तरीके से जाइए, गांधीन तरीके से जाइए, गांव को स्ट्रॉन्ग करिए, गांव की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करिए। बट आज के समय में कैसे कर सकते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना के आप कर सकते हो। जो लोकल हमारी इकोनॉमीज हैं, जैसे हमारे पास जो लोकल एमएसएमईज हैं, ठीक है, उन इंडस्ट्री को आप ग्रो करिए, सस्टेनेबल ग्रोथ करिए, एग्रीकल्चर थोड़ा सा ऑर्गेनिक करना शुरू करिए। कोऑपरेटिव फार्मिंग आप कर सकते हो, जो छोटे किसान होते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग का सहारा ले सकते हैं। यस, ये चीजें हम लोग कर सकते हैं। और जब बहुत ज्यादा जरूरत हो ना, तभी आप मशीनों का यूज करिए, अकॉर्डिंग टू गांधीन सॉल्यूशन ऑल्सो। जहां तक हो सके आप ह्यूमन लेबर का यूज करिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन की कमी तो है नहीं, खूब लेबर है हमारे पास। तो क्यों ना लेबर का यूज करें, लोगों को काम भी मिलेगा, एक्टिव भी रहेंगे, हेल्दी भी रहेंगे, ऐसा इस सॉल्यूशन का कहना है। इनका कहना है कि जो वेस्टर्न डोमिनेटेड इकोनॉमी की थ्योरीज है उसको थोड़ा इंडिया को छोड़ना पड़ेगा। जितने सालों से वेस्टर्न मॉडल को हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं, चाहे कोई भी चीज़ हो, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, इनोवेशंस हो, गवर्नमेंट हो, वो आपको थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। अपना कुछ नया, अपने कल्चर के हिसाब से, अपनी हिस्ट्री के हिसाब से, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से कुछ नया आपको लेके आना पड़ेगा। तब जाके जो है एक प्रॉपर सॉल्यूशन बनेगा। हालांकि इन्होंने कोई पर्टिकुलर प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं बताए हैं, मोटी मोटी सी बातें इन्होंने की हैं, बट ठीक है, आप अपने आंसर के कंक्लूजन में इस तरह की चीज़ें लिख सकते हो। ठीक है, थोड़ी विजडम भरी, थोड़ी सी जनरलाइज्ड काइंड ऑफ थिंग्स कभी कभी आप लिख सकते हो। तो दैट इज ऑल फॉर दिस। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।